उसके पहले ये हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें जो होती है, इलेक्शन रिलेटेड चीज़ें जो होती है, ये बहुत मोमेंटरी होती है। कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी पार्टी आए, अगले साल के लिए मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी पार्टी आए, आप मतलब मेरे इलेक्शन के व्यूज़ जो हैं वो कुछ भी हों, लेकिन बाजार जो है उस दिन, उस हफ्ते, अगर आप उस दिन का ट्रेड कर रहे हैं कि भाई इस दिन क्या होगा, उसके लिए मुझे ट्रेड करना है, तो आप शेयर बेचें, आप कैश में रहें, आप शायद राइट और रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन अगर आप उस दिन का ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप ओवर अ पीरियड ऑफ 3, 4, 6 मंथ्स देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये सबसे कोई भी फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी पार्टी आए, कोई भी पार्टी जाए, क्योंकि बात है कि कोई भी पार्टी इंडिया की ग्रोथ को नहीं चेंज करती। इंडिया ग्रोथ वर्स्ट केस में 4% है, बेस्ट केस में 6% है, नॉर्मल केस में 5% है। तो उस हिसाब से आप देख लें आप किधर स्टैंड कर रहे हैं और क्या हो रहा है। बिकॉज इंडिया का जो ग्रोथ है वो बहुत फलक्रम पॉइंट का ग्रोथ है, बहुत नेचुरल ग्रोथ है। कुछ डेमोग्राफिक है, कुछ आदमी बड़ा हो रहा है तो उसको कमाना है तो काम करेगा तो जीडीपी में ऐड होगा, सीधी बात है। कह रहे हैं कि हम ये सब मल्टी ईयर ग्रोथ देखते हैं, एचडीएफसी बैंक ये सब 100 गुना हो जाता है। तो आपने 5 लाख डाला, 25 लाख बन गया, 5 गुना हो गया, तो आप ये 100 गुना के लिए कैसे वेट करेंगे? तो ये 100 गुना का जो वेट प्रोसेस है, ये बोल रहे हैं 50 गुना, 100 गुना, आप एक्सपीरियंस से बताएं कैसे वेट करोगे। देखो बहुत सिंपल फंडा है, आपको एक कंपनी लेनी है, आपको देखना है इसका टर्मिनल मार्केट कैप क्या हो सकता है। जैसे मुझे अगर कोई पैंटालून रिटेल जब मैं लिया था, मुझसे पूछो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मुझे तो पैंटालून रिटेल 1 लाख करोड़ मार्केट कैप दिखती थी। 1 लाख करोड़ का हो गया, मैंने 80 रुपए में लिया था, मतलब मेरे को 1200 गुना दिखता था कि 1200 गुना हो जाएगा पैंटालून रिटेल का मार्केट कैप मेरे बाइंग प्राइस से। और वो उस समय लगता था फैंटेसी वर्ल्ड की 1200 गुना कैसे होगा स्टॉक, लेकिन स्टॉक वहां से बढ़ा, स्टॉक 125 टाइम्स तो हुआ ही, 1200 गुना नहीं हुआ। तो 1/10 तो हम राइट थे ही थे, 10% ही राइट हुए। लेकिन इतना बड़ा छक्का था क्रिस गेल का कि क्रिस गेल ने सोचा मैं 140 मीटर मारूंगा, लेकिन बॉल 110 मीटर ही गई, तो क्या हुआ, बाउंड्री लाइन तो क्रॉस कर गई ना। तो आपको एक टर्मिनल मार्केट कैप सोचना होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक आपने लिया है और कोई 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो बैंक का मार्केट कैप $10 बिलियन हो सकता है बहुत आराम से, 80,000 करोड़ जा सकता है। अगर तो सेक्टर बाय सेक्टर, आप जैसे पीवीआर अगर आप लिए हैं और आप बोल रहे हैं पीवीआर का मैं 3 लाख करोड़ मार्केट कैप सोचता हूं, नहीं होगा पीवीआर 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप, इतना बड़ा मार्केट कैप हो ही नहीं सकता है। तो आपको ग्लोबली देखना है कि ग्लोबली ये टाइप की कंपनियां कितनी मार्केट कैप की है और इंडिया में कितना किया है। जैसे पेज इंडस्ट्रीज, मुझे जब रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, जब मैं लिया था तो 350 करोड़ मार्केट कैप में था, 350 करोड़, जब मैं बेचा तो 14,000 करोड़ मार्केट कैप में था। इट वाज चीप एट दैट टाइम आल्सो। तो आपको बिजनेस टू बिजनेस आपको एक सेटअप होगा। अगर कोई मल्टी ब्रांड, मल्टी प्रोडक्ट गारमेंट कंपनी है इंडिया में जिसके 15 ब्रांड्स है और सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, तो उस कंपनी को कम से कम $25 बिलियन मार्केट कैप होने की कोई खास बात नहीं होगी। मतलब 25 बिलियन हो गया, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया। तो आपको इस एंगल से देखना चाहिए कि कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा 2 लाख करोड़ में क्यों बोल रहा हो सकता है, बिकॉज गारमेंट और कंज्यूमर और ये सब में बड़ा मार्केट कैप हो जाता है। बट हाँ, गारमेंट कंपनी अगर एक्सेसिव डेट लेके उल्टा पुल्टा काम कर रही है तो पुट ऑन भी बन जाती है। तो आपको वो एंगल से देखना पड़ेगा कि अगर कंपनी अपने आप को पोजीशन कर रही है, जैसे जोडियाक थी, तो जोडियाक नूरियानी शायद मैनेजमेंट थे, वो बहुत ही सिंपलिस्टिक काम करते थे, उनको ज्यादा झमेला ही नहीं करना था। वो बोले मैं व्हाइट शर्ट, ब्लू शर्ट, व्हाइट विद ब्लू स्ट्राइप्स, ब्लू विद ब्लैक स्ट्राइप्स और ब्लैक फॉर्मल शर्ट्स बनाऊंगा, मैं और कुछ करूंगा नहीं क्योंकि मुझे इन्वेंट्री लॉस हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो वो ठंडे ठंडे बैठे रहे और ठंडे ठंडे करते रहे, स्टॉक में कुछ चला ना कुछ हुआ। तो आपको इस सिनारियो में आपको कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, आप क्या मार्केट कैप सोच सकते हैं। लेकिन आप व्हाइट शर्ट और पिंक शर्ट और ब्लू शर्ट और ऑफिशियल शर्ट बेच बेच कर आप 10 बिलियन मार्केट कैप नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 25 कंपनी कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, डिफरेंट प्राइस रेंज पे आ गए हैं, तो आप 20 बिलियन $25 बिलियन मार्केट कैप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बोलूं कि हीरो होंडा है, अब बाइक की कंपनी क्या 3 लाख करोड़ मार्केट कैप होगी इंडिया में? नहीं, लगता नहीं है बाइक की कंपनी 3 लाख करोड़ होगी, बिकॉज उतना बड़ा मार्केट ही नहीं है। एक और बढ़िया यार्डस्टिक है, जो साइज ऑफ द मार्केट है वो मार्केट कैप हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल इंडिया में कितनी बाइक बिकती है, आप हिसाब लगाए, मल्टीप्लाई करें एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक की, तो वो पीक हो जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता है नॉर्मली। तो यू शुड हैव अ वेरी वाइड थॉट कि भाई कितना बड़ा मार्केट साइज है। नॉर्मली जितना मार्केट साइज है उतना ही लीडर का मार्केट कैप बढ़ता है, उससे ऊपर बढ़ता नहीं है। हाँ, बुल मार्केट में उसका 1.5 टाइम्स जा सकता है, बट अगर मार्केट कैप ऑफ द लीडर इज इक्वल टू द मार्केट साइज, दैट मींस कि गेम ओवर हो गया, उससे ज्यादा नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें यह आती है कि कई बार मार्केट साइज ही पता नहीं चलता। इंडिया इतना वेरीड है, यहाँ डेटा कलेक्शन नहीं है, तो पेपर का इंडिया का कंजम्पशन क्या है किसी को पता ही नहीं, कोई हिसाब ही नहीं, किसी के पास कौन कहाँ खरीद रहा है, कौन कहाँ बेच रहा है। तो मार्केट साइज पता करना भी बहुत मुश्किल होता है इंडिया में। बट ब्रॉडली द साइज ऑफ द मार्केट इज द अपर लिमिट फॉर द मार्केट कैप। तो इंडिया में बैंकिंग कितनी बड़ी है, आप देख लें कितना बड़ा हो सकता है, तो वो हिसाब से आप मार्केट कैप नॉर्मली देखना चाहिए। कि हर एक कंपनी, अगर आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है तो बुक वैल्यू ज्यादा होगी। एक इस एंगल से आप समझिए स्टॉक को। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में एफडी कर रहे हैं, 100 रुपए का आपने एफडी किया बैंक में जाके, प्री टैक्स आपको बैंक 6 रुपया दे रहा है 6% इंटरेस्ट पे, लेट्स अज्यूम। तो आपका इंटरेस्ट प्री टैक्स जो है 6%, मैं पोस्ट टैक्स आई अज्यूम फॉर कन्वीनियंस इज 5 रुपीज। सो 5% रिटर्न ऑन इक्विटी आपको बैंक के एफडी पे मिलता है। आपका बुक वैल्यू क्या है, 100 रुपीज का आपका फिक्स डिपॉजिट है, जो 100 का वैल्यू है, मतलब 1 टाइम्स बुक है। अगर आप 10% आरओई करते हैं तो कितना टाइम्स बुक होना चाहिए, 2 टाइम्स बुक होना चाहिए, बिकॉज आप आरओई डबल हो गया, आपका यील्ड 10% का है। अगर आप 15% आरओई करते हैं, 15% विच इज 3 टाइम्स ऑफ द पोस्ट टैक्स बैंक का रिटर्न विच इज 5%, तो आपका आरओई हो गया
15%, so 3 times हो गया, so you should trade at 3 times book. अगर आप 20% करते हैं, so you should trade at 4 times book, because post tax बैंक में आपको 5% मिल रहा है, and you are generating a return on equity of 20%. अगर आप 30% करते हैं तो 6 times book नहीं होता है, वो 10 times book चला जाता है, because ऊपर में बहुत कम कंपनियां हैं जो 25%, 30%, 35-40% ROE करती है. So as you keep going above on the ROE curve, आपकी exclusivity बढ़ जाती है, because 15% बढ़ने वाले इंडिया में तो 250 कंपनियां मिलेगी, लेकिन 30% बढ़ने वाले इंडिया में कंपनियां आपको शायद 10 ही मिले या 15 ही मिले, तो 30% की जो बिडिंग है बहुत स्ट्रांग होती है. तो ये सब आप देखें, अपनी कंपनियां बढ़िया से चूज करके लगाएं, और इन लोग को छोड़े जो रोज के 500 से 5000 बना रहे हैं. इसे वेस्ट ऑफ टाइम, और आपको सिर्फ आपको बताएंगे कि आप कितने पीछे रह गए लाइफ में. बट आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है वो फिनिश लाइन तक पहुंचता है. जो शॉर्ट टर्म रोज के 500 से 5000 कमाता है, वो 60 साल की उम्र में भी यही करेगा, रोज से 500 से 5000 ढूंढता रहेगा. फिर इज द नेट डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड एबिटा. बहुत सिंपल है. एबिटा का फुल फॉर्म निकालो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, EBI, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, वो हो गया एबिटा. उसके बाद दो चीजें आती है. एबिटा के बाद आएगी टैक्स और डेप्रिसिएशन. अमोर्टाइजेशन हो गया कि आपने कोई 200 रुपए का सामान लिया जिसका आपको यूज 3 साल आएगा. आपने एडवर्टाइजिंग किया फॉर एग्जांपल 300 रुपए का, जो आप सोचते हैं उसका बेनिफिट 3 साल आएगा, तो 100 रुपए करके तीनों साल तक आप PL अकाउंट में डाल दोगे. तो एबिटा और नेट प्रॉफिट का ये डिफरेंस है. एबिटा का डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो है ना, वो बेसिकली करंट बिजनेस ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, काफी कुछ फिक्स्ड है वो, बिकॉज आपने पैसे उठा लिया, इंटरेस्ट चुकाना है. आपने डेप्रिसिएशन आपको जो चार्ज कर रहे हो वो आपको, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो और वो फिक्स्ड कॉस्ट है, तो इसीलिए नॉर्मली एबिटा मार्जिन जो है वो बहुत बढ़िया चीज होता है एनालाइज करने का. लेकिन मैं सबसे पहले, अगर मेरी कंपनी है तो मैं पहले ग्रॉस मार्जिन देखता हूं. जो आज सुबह का वीडियो मैंने जब किया था डीमार्ट का और टाटा मोटर्स का, तो मैंने बोला था ग्रॉस मार्जिन देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप ग्रॉस मार्जिन अच्छे से पकड़ लिए कि ग्रॉस मार्जिन कहां है, वही प्राइसिंग पावर नजर आती है आपको कंपनी के अंदर. तो इसीलिए आपको वो हिसाब से देखना चाहिए, बजाय कि आप डायरेक्ट एबिटा और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें. और ग्रॉस मार्जिन आपको बताता है कि कंपनी कहां जा रही है. कह रहे हैं हाई सेल्स ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट ग्रोथ. डजंट दैट मीन प्राइस टू सेल्स इज अ बेटर इंडिकेटर देन प्राइस टू अर्निंग्स? नहीं, सेल्स ग्रोथ इज अ बेटर इंडिकेटर, बिकॉज सेल्स ग्रोथ बताता है कि आगे का क्या हो रहा है, आप मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं कि नहीं. बट पी रेशियो जो है वो आपका डिसाइड करता है, बिकॉज अल्टीमेटली माल बेचने से नहीं होता है ना, आपको तो पैसा कमाना भी होगा बेचकर, नहीं तब तो फिर आप बेचते ही जाइए, सब कुछ सस्ता करके कॉस्ट से नीचे बेच दीजिए. तो सेल्स ग्रोथ आपको बताता है कि आगे आने वाले समय के लिए आपका मोमेंटम कैसा है. बट जो पी रेशियो है, जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो आपको बताता है कि आपको कितना वैल्यूएशन मिलना चाहिए, बिकॉज मार्केट इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, बट आगे का ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा वो आपका सेल्स ग्रोथ. बस सेम चीज है आज के जमाने में, आप बाय बैक करें या डिविडेंड डे इफेक्ट से, कंपनी के यहाँ से कैश आउटफ्लो हो रहा है. कंपनी के पास अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो कभी बाय बैक नहीं करेगी, कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो कभी एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं देगी. तो डिविडेंड देना मेरे हिसाब से इज अ साइलेंट एक्नॉलेजमेंट कि भाई अब ग्रोथ नहीं हो रहा है, ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं है. मेरे को क्लासिक एग्जांपल लगता है भारतीय एयरटेल, जो 2008-9 तक डिविडेंड नहीं दिया, और जैसे ही डिविडेंड देना स्टार्ट किया स्टॉक परफॉर्म करना बंद कर दिया. तो मुझे तो डिविडेंड ज्यादा देने वाली कंपनी अच्छी नहीं लगती. थोड़ा बहुत डिविडेंड दो वो ठीक है, समझ आता है, बट ज्यादा डिविडेंड देने का मतलब कंपनी एक्नॉलेज कर रही है, अपफ्रंट आके कह रही है कि भाई हमारे पास और अपॉर्चुनिटी नहीं है ग्रोथ का. तो इसीलिए मुझे लगता है कि बायबैक वाला भी ये मसला है कि कंपनी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है कि नहीं मुझे पता नहीं. और ये भी नहीं बोलूंगा कि बायबैक का मतलब कि नेसेसरली कंपनी सोचती है उसका स्टॉक अंडर वैल्यूड है. कई बार डिविडेंड के बजाय कंपनी बायबैक करती है, बट हाँ, अगर बड़ा बायबैक कर रही है, बेयर मार्केट में आके बायबैक कर रही है, तो ऑब्वियसली वो समझ रही है कि उसका जो स्टॉक है अंडर वैल्यूड है. अगर डिविडेंड के बजाय सीक्वेंस मतलब साल का 1 और 2 बार जो रेगुलर बायबैक है, अगर रेगुलर बायबैक हो रहा है, मतलब वो रेगुलर डिविडेंड के बजाय टैक्स बचाने के लिए बायबैक कर रही है. तो